गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे हैं। आप लोग हेडिंग डालें नीति आयोग। वैसे डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्लानिंग कमीशन होने की वजह से अपने को नीति आयोग पढ़ना ही पड़ेगा। हेडिंग डाल दीजिए नीति आयोग। इसमें आप लोगों ने शायद नीति आयोग करंट के हिसाब से पढ़ा होगा, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा पॉलिटी का टच देने की कोशिश कर रहे हैं कि सवाल कहाँ से बन सकता है। हेडिंग डालना है आपको नीति आयोग। नीति आयोग, और छींक हो गई है तो मुहूर्त भी अच्छा है, इसलिए लिख लीजिए आप। पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव। ये है पॉलिटी। सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर, कैबिनेट का रेजुलेशन था इस संदर्भ में, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, अब ये भी लिख लीजिए क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिया गया। लिखिए जरा, नंबर 2 लिखिए, एक बार लिख ले फिर समझते हैं। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, हिंदी में भी लिखना है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत, अजीब सा नाम है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, और आगे लिख देना आयोग। मैंने कहा ना अजीब सा नाम है। कोई भी संस्थान, संस्थान और आयोग दोनों कैसे हो सकती है? इसका एक उदाहरण है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। इंस्टीट्यूशन भी लिखा हुआ है और आयोग, दोनों शब्द लिखे हुए हैं, और हिंदी में ही लिखा हुआ है आयोग। दैट्स वाई इसका नाम हुआ नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग। संस्थान भी है और आयोग भी है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग है। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, आयोग है। एक तो बात है ये। दूसरी बात, सवाल क्या बनेगा? सीधा सवाल बनेगा, नीति आयोग है नंबर 1 संवैधानिक संस्था, नंबर 2 वैधानिक संस्था, नंबर 3 मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर स्थापित संस्था, नंबर 4 कुछ और लिखा हुआ आ सकता है या नन ऑफ दीज लिखा हुआ आ सकता है। आंसर होगा मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से स्थापित संस्था कह दीजिए, राष्ट्रपति के आदेश से स्थापित कह दीजिए, कार्यपालिका के आदेश से कह दीजिए, सारी एक ही बात है। जैसा प्लानिंग कमीशन था वैसा का वैसा नीति आयोग का नेचर है। बड़ी उम्मीदें थी हम लोगों को कि प्लानिंग कमीशन की जगह पर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन आएगा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट की भावनाओं के अनुरूप आएगा, संसदीय शासन व्यवस्था की भावनाओं के अनुरूप आएगा। संसद में एक बिल लाया जाएगा, विचार विमर्श होगा, एक्ट बनेगा और एक अच्छी संस्था बनेगी। लेकिन इसकी जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो वैसी की वैसी है जैसी कि प्लानिंग कमीशन की थी। तो पहली हमारी जो आशाएं थी वो यहीं पर तुषारापात हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखना है। इसमें प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में होता है। प्लानिंग कमीशन में भी यही था। इसमें प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, इसमें प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में होता है। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में होता है। क्या फर्क हुआ? प्लानिंग कमीशन में भी यही था, आपने भी यही किया। कोई बात नहीं, आगे परिवर्तन आने चाहिए, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, इसका एक उपाध्यक्ष होता है। 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 इसी में लिखिए, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्लानिंग कमीशन में भी एक उपाध्यक्ष था, उनकी नियुक्ति भी प्राइम मिनिस्टर करते थे। इसका एक उपाध्यक्ष होता है जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति
प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अब देखिए, ये सारी बातें हमसे नहीं पूछी जाएगी, हमसे जो पूछी जा सकती है, जहां मर्म है, वो मर्म यह है, उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। और प्लानिंग कमीशन में भी यही था। नोट डाल के लिखिए, उपाध्यक्ष का दर्जा केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। इसी में लिखिए, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। कैबिनेट रेजोल्यूशन में कहीं पर भी उपाध्यक्ष का कार्यकाल क्या होगा ये लिखा हुआ नहीं है। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। जो खास बातें हैं, जहां पर जोर देना है, जहां पर फोकस करना है, उनको बहुत ढंग से लिखना है। उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है और इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। एक नोट डाल के लिखे, अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष थे। देश के जबरदस्त, काफी बड़ा नाम है इनका इकोनॉमिक्स के रूप में, राजस्थान से संबंधित है ये। अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष थे। इसी में लिखिए, वर्तमान में कौन है? इसी में लिखना है, वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष है। वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष है। राजीव कुमार इकोनॉमिस्ट है, इनका भी काफी अच्छा नाम है। और जब मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे अक्टूबर 2013, उस समय राजीव कुमार पहली बार चर्चा में आए। उन्होंने पहले भारत फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ स्थापित कर रखा है, इसके ये फाउंडिंग डायरेक्टर है। राजीव कुमार का झुकाव भारतीय जनता पार्टी या यूं कह दीजिए मोदी जी की पॉलिसी की तरफ है। आप लोग शायद जानते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, या फिर साइनिंग इंडिया, या फिर मोदी जी ने जैसे जो नारे दिए ना, एक सबका साथ सबका विकास, ये जो नारे दिए, उन्हीं नारों की तर्ज पर उन्होंने एक संगठन की स्थापना की, पहले इंडिया फाउंडेशन। नोट डाल के लिख लीजिए, क्या पता कैसा सवाल बन जाए। डॉक्टर राजीव कुमार अर्थशास्त्री है, ऐसा लिखना, डॉक्टर राजीव कुमार अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है। डॉक्टर राजीव कुमार अर्थशास्त्री है और पहले इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। पहले इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष भी है। उन्होंने किताब भी लिखी वर्ष 2016 में, मोदी एंड हिज चैलेंजेस। तो फिर उपाध्यक्ष तो बनने ही थे, किताब लिखी, मोदी और उनके सामने चुनौतियां। तो मोदी जी की एक काफी विश्वस्त है, अच्छे इकोनॉमिक्स के रूप में भी जाने जाते हैं। ये तो हो गया उपाध्यक्ष। थोड़ा सा आपको संकेत किया जा रहा है कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ऐसे प्रश्न बनते हैं, सीधा प्रश्न बन जाएगा, अभी हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए राजीव कुमार के बारे में सही कथन को छांटिए। हमको तो इतना ही पता था कि वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, हमारे लिए सारे सही है, या यूं कह दीजिए सारे गलत है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आयोग में निम्न प्रकार के सदस्य होते हैं। और प्लानिंग कमीशन में 2 प्रकार के सदस्य थे। आयोग में निम्न प्रकार के सदस्य होते हैं। आयोग में निम्न प्रकार के सदस्य होते हैं। नंबर 1 लिखिए, स्थायी सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य, परमानेंट मेंबर, स्थायी सदस्य लिख दिया। आगे डैश करके लिखिए 5। स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। अब देखिए, करंट के हिसाब से तो अपने को नाम पता होने चाहिए पांचों के 5, लेकिन पांचों की नियुक्ति नहीं की गई, 4 ही नियुक्त हुए, 1 पद वैकेंट पड़ा। एक तो बात है ये, लेकिन हमारे लिए ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोई करंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कोई करंट नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये चीज है कि ये जो स्थायी सदस्य है इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे। हमारे लिए चीज महत्वपूर्ण ये है, इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, इनका दर्जा
केंद्र सरकार के राज्य मंत्री के बराबर होता है। प्लानिंग कमीशन में क्या था? प्लानिंग कमीशन में भी यही था। आपने लिखा स्थायी सदस्य, डैश करके लिखा 5, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए। विवेक देवराय, विवेक देवराय नाम लिख लीजिए, क्या पता प्रश्न पूछ ले। विवेक देवराय। वी के सारस्वत, ये तो साइंटिस्ट है, आपको शायद आइडिया होगा, डीआरडीओ के निदेशक भी रह चुके हैं। विवेक देवराय वैसे प्रशासन पे खूब सारी किताबें लिखी है, अच्छे इकोनॉमिक्स माने जाते हैं। विवेक देवराय, वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, प्रोफेसर रमेश चंद्र। देखिए नीति आयोग में जो मेंबर्स या जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वो मोदी जी ने पूरे देश में जो क्रीम टाइप के लोग हैं उनको खोद खोद कर बनाया मेंबर। अरविंद पनगड़िया देश के टॉप के इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, हालांकि वो नीति आयोग की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं थे, रिजाइन देके चले गए। अभी भी जो मेंबर है सारे के सारे मेंबर, एक से बढ़कर एक मेंबर है। प्रोफेसर रमेश चंद्र तथा वी के पॉल, वी के पॉल, वी के पॉल आयोग के 4 स्थायी सदस्य, एक सीट खाली पड़ी है। आयोग के 4 स्थायी सदस्य हैं, आयोग के 4 स्थायी सदस्य। स्थायी कह दीजिए, पूर्णकालिक कह दीजिए, हालांकि काल फिक्स है ही नहीं। आयोग के 4 स्थायी सदस्य, नोट डाल के लिखे, नोट डाल के लिखिए। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसी में लिखते रहना, कार्यकाल निश्चित नहीं है, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, कार्यकाल निश्चित नहीं है, तथा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तथा इनका दर्जा भारत सरकार के, तथा इनका दर्जा भारत सरकार के राज्य मंत्री के बराबर होता है। उपाध्यक्ष होगा कैबिनेट मंत्री के और ये होंगे राज्य मंत्री के बराबर। इनका दर्जा भारत सरकार के राज्य मंत्री के बराबर होता है। आपने लिखा नीति आयोग में निम्न प्रकार के सदस्य होते हैं। पहला लिखा स्थायी सदस्य। नंबर 2 लिखिए एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, पदेन सदस्य। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, पदेन सदस्य। सीधा प्रश्न आ सकता है, इनमें से कौन नीति आयोग का पदेन सदस्य है? ऐसे पदेन सदस्य। रुकना जरा, 4 कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे रेल मंत्री, हमारे कृषि मंत्री, हमारे वित्त मंत्री और साथ ही साथ हमारे गृह मंत्री। ये जो चारों जो मेंबर है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में शामिल है। पदेन सदस्य ऐसे लिखिएगा, गृह मंत्री, गृह मंत्री। देखिए व्यक्ति का नाम नहीं है, मंत्री है पदेन सदस्य, गृह मंत्री। अगर डैश करके लिख लीजिए राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। नंबर 2 लिखिए वित्त मंत्री अरुण जेटली, अरुण जेटली। नंबर 3 लिखिए रेल मंत्री सुरेश, पीयूष गोयल, सॉरी पीयूष गोयल। मतलब आप लोगों में कितनी एनर्जी है, सुबह 6 बजे से पढ़ रहे हैं फिर भी दिमाग एकदम तेज चल रहा है। नंबर 4 लिखिए कृषि मंत्री, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह। एक बार तो मेरी इच्छा हुई कोई और नाम बोलूं, लेकिन अब आपने सिद्ध कर दिया है कि अगर आप गलत बोलोगे तो हम नकेल कसने के लिए तैयार बैठे हैं। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, ये 4 इसमें पदेन सदस्य है। ठीक, मेंबर्स कई सारे प्रकार के, स्थायी फिर पदेन। अब लिखिए विशेष आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य। पहले तो डैश करके लिखेंगे 3, इनकी संख्या कितनी है? 3 विशेष आमंत्रित सदस्य। रुकना जरा, एक्चुअली मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि जब नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था उस समय स्मृति ईरानी भी इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल थी। लेकिन आप लोगों को शायद आइडिया होगा, स्मृति ईरानी जब शामिल की गई उस समय वो एचआरडी मिनिस्टर हुआ करती थी।
और आप लोगों को अब ये भी आइडिया है, आजकल स्मृति ईरानी वस्त्र मंत्री है, एचआरडी मिनिस्टर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी, बहुत ध्यान से सुन लेना, इसके बावजूद भी स्मृति ईरानी नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होती रही है। अभी जून 2018 में एक प्रस्ताव और मंत्रिमंडल ने पारित किया, और मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा अब स्मृति ईरानी की जगह प्रकाश जावड़ेकर, जो कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर है, उनको इसमें शामिल किया गया। तो लिख लीजिए, विशेष आमंत्रित सदस्य नंबर एक परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। नंबर 2 सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत। और नंबर 3 लिखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्री लिख देना, प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, ये विशेष आमंत्रित सदस्य। नोट डाल के लिखिए, प्रारंभ में स्मृति जुबीन ईरानी पूरा नाम है। प्रारंभ में स्मृति ईरानी आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल थी। प्रारंभ में स्मृति ईरानी आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल थी। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल थी। ठीक। चौथे प्रकार के जो मेंबर्स हैं उन्हें कहा जाता है अस्थायी सदस्य। आगे डैश करके लिख देना 2 अस्थायी सदस्य, आगे डैश करके लिखना है 2। ये कौन बनेंगे, इनकी क्वालिफिकेशन भी लिखी हुई है। और क्या लिखा, किसी विश्वविद्यालय में यदि वो प्रोफेसर है या किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कोई अनुसंधान का संगठन है, तो उसमें अगर जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो उन लोगों को नीति आयोग में 2 अस्थायी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। आयोग को बने हुए 3.5 साल हुए, आज तक किसी को भी बनाया नहीं गया। तो नोट डाल के लिखिए, विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संगठन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री के द्वारा, विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री के द्वारा इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ऐसा लिखना, इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नोट डाल के लिखिए, अब तक किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया। ऐसा नहीं लिखना वर्तमान में पद खाली है, खाली कहां है, तो पहले कौन था। अब तक इसमें किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है, किसी को भी अस्थायी सदस्य नहीं बनाया गया, इसका मतलब यह होता है। ठीक है, अब सुनिए कि जरा, आप लोग शायद जानते हैं मोदी जी का जो काम करने का जो स्टाइल है वो कॉरपोरेट कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। मोदी जी उद्योगपतियों से बहुत निकट संबंध रखते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी उनका जुड़ाव है, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की जो कल्चर है, जैसे हम लोग कॉरपोरेट कल्चर कहते हैं, उससे मोदी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और यही कारण है कि उनका प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। नीति आयोग में जिस तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, कॉरपोरेशन में जिस तरह से सीईओ होते हैं, ठीक उसी प्रकार से सरकारी संगठन में भी उन्होंने सीईओ बनाया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए। पहले सुनिएगा,
इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। 1, कार्यकाल फिक्स नहीं है। 2, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। 3, लेकिन जैसे ही मैं ये लिखवाता हूं कार्यकाल फिक्स नहीं है, और मैं जब ये लिखवाता हूं कि सिंधु श्री खुल्लर इस आयोग की पहली सीईओ थी, और जब हम लोग ये लिखते हैं अमिताभ कांत इसके भी वर्तमान में सीईओ है जो कि सेकंड है, तो विद्यार्थी पहला सवाल पूछता है कि सिंधु श्री खुल्लर गई कहां? फिर जब कार्यकाल फिक्स ही नहीं है तो फिर वो कहां है? आईएएस अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। आईएएस अधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल या कह दीजिए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु आ गई थी। इस वजह से सिंधु श्री खुल्लर को आयोग में अपना पद छोड़ना पड़ा। अमिताभ कांत वर्तमान में सीईओ है। वैसे आपको बता देते हैं, मैंने पहले से कहा कि नीति आयोग में मोदी जी ने देश के जो टॉप क्लास हो सकता है, जो क्रीम टाइप के लोग हो सकते हैं, उनको जोड़ा। ये जो अमिताभ कांत है ये केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, और आप लोग जानते हैं केरल पर्यटन के मामले में हिंदुस्तान का टॉप का राज्य माना जाता है। पिछले 8-10 साल से केरल में पर्यटन के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए जिनको देखकर अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्य भी प्रेरणा लेते हैं। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आप लोगों को याद होगा अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था गुजरात का, और गुजरात का भी पर्यटन के संदर्भ में बहुत सारे ऐड वगैरह आने लगे थे टीवी वगैरह में। मोदी जी अमिताभ कांत से उस समय से प्रभावित है। अमिताभ कांत ही वो व्यक्ति है जिन्होंने केरल को पूरे भारत में पर्यटन की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ाया। इस संदर्भ में उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, खुद की पहल थी। मोदी जी ने ऐसे व्यक्ति को अब क्या बनाया है? सीईओ बनाया। तो लिखिए जरा, छोटा सा हेडिंग डालना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। डैश करके लिखना है, डैश करके लिखना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी इस पद पर नियुक्त किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी इस पद पर नियुक्त किया जाता है। इस पद पर नियुक्त किया जाता है। इस पद पर नियुक्त किया जाता है। इसी में लिखिए, इसी में लिखना, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। 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 इसी में लिखिए, सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर इस आयोग की पहली सीईओ थी। सिंधु श्री खुल्लर इस आयोग की पहली सीईओ थी। सिंधु श्री खुल्लर इस आयोग की पहली सीईओ थी। इसी में लिख लीजिए, वर्तमान में अमिताभ कांत, वर्तमान में अमिताभ कांत, अमिताभ कांत आयोग में सीईओ है। वर्तमान में अमिताभ कांत आयोग में सीईओ है, सीईओ है। ये तो हुआ नीति आयोग का ढांचा, लेकिन हम लोगों ने सुबह एनडीसी के बारे में भी पढ़ा था, राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए, ये जो 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट का जो रिजोल्यूशन आया, मंत्रिमंडल का जो प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव से क्या हुआ, एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इस प्रस्ताव के द्वारा नीति आयोग की स्थापना हुई, लेकिन इसी प्रस्ताव के द्वारा साफ लिखा, इसके द्वारा प्लानिंग कमीशन को क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। अभी लाइन लिखेंगे। एक दूसरी बात, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद वो परिषद थी या है? वापस सुनना जरा, एनडीसी वो संस्था थी या है जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई गई योजनाओं को रेटिफिकेशन करने का काम करती थी, उनका अनुमोदन करने का काम करती थी। एनडीसी की आज स्थिति क्या है? कहीं पर भी क्लियर नहीं है। एनडीसी है या नहीं है, सरकार ने इसके बारे में कभी भी अपने स्पष्ट विचार नहीं बताए। एनडीसी की कभी बैठक हुई नहीं। हम ये मानकर चलते हैं कि एनडीसी अब क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। आप कहेंगे ऐसे कैसे कर लिया? नीति आयोग में एक परिषद बनाई गई है, दैट इज गवर्निंग काउंसिल। वो जो गवर्निंग काउंसिल है, उसका जो ढांचा है, उसके जो मेंबर्स है, वो सारे के सारे वैसे का वैसा है जैसा एनडीसी में। एनडीसी की बैठक हो नहीं रही है। एनडीसी की समाप्ति के लिए सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई रूल रेगुलेशन, किसी प्रकार का कोई रेजुलेशन जारी किया नहीं है, और नई संस्था आ चुकी है, तो हम लोग मानकर चलते हैं कि एनडीसी क्या हो गई?
समाप्त हो गई। हालांकि सरकारी मुख से ये आवाज नहीं निकली है। लिख लीजिए अधिशासी परिषद, नीति आयोग में लिखिए अधिशासी परिषद, हिंदी का शब्द है अधिशासी परिषद, लेकिन आपको दोनों शब्द लिखने होंगे, गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल, अधिशासी परिषद। तो बड़ी उम्मीदें थी कि प्लानिंग कमीशन और एनडीसी की जो समस्या है वो दूर होगी। हम लोगों ने नीति आयोग का ढांचा देख लिया, लगभग वैसा का वैसा है जैसे प्लानिंग कमीशन का था। एक केवल सीईओ को लेकर थोड़ा सा चेंजेस है। इसको भी देख लेते हैं, गवर्नर काउंसिल। आप लोगों ने सुबह एनडीसी पढ़ा था, आप लोगों ने देखा एनडीसी का अध्यक्ष प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष, एनडीसी का उपाध्यक्ष प्लानिंग कमीशन का उपाध्यक्ष, एनडीसी के मेंबर्स प्लानिंग कमीशन के मेंबर। इसको भी देख लो, लिख लीजिए, डैश करके लिखिए। नीति आयोग का अध्यक्ष इसका भी अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष इसका भी अध्यक्ष होता है। इसी में लिखिए नीति आयोग का उपाध्यक्ष इसका भी उपाध्यक्ष होता है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष इसका भी उपाध्यक्ष होता है, इसका भी उपाध्यक्ष होता है। इसी में लिखिए नीति आयोग के सभी सदस्य नीति आयोग के सभी सदस्य इसके भी सदस्य होते हैं, नीति आयोग के सभी सदस्य इसके भी सदस्य होते हैं। अब देखिए सबसे बढ़िया जो प्रश्न आ सकता है वो जरा सुनना पहले, फिर लिखवाएंगे, पहले सुन लीजिएगा। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में इनमें से कौन शामिल नहीं है? नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में इनमें से कौन शामिल नहीं है? नंबर 1 29 राज्यों के मुख्यमंत्री, नंबर 2 दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। या यूं करिए ना, इस सवाल को चेंज कर लेते हैं, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में इनमें से कौन सदस्य के रूप में शामिल होते हैं? 29 राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, ठीक। अंडमान व निकोबार के एलजी। नंबर 4 अदर यूटीज यानी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक। अभी विकल्प खत्म नहीं हुए। सवाल है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में इनमें से कौन मेंबर्स के रूप में शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी 1 2 एंड 4। आंसर बताइए। आंसर 1 और 2 ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है या डी है? इसका आंसर क्या है? ए फॉर एप्पल के पक्ष में कितने लोग हैं? अच्छा, ए का भी समर्थन करते हैं, 7 लोग हैं। बी फॉर बॉम्बे 7-8 लोग। सी फॉर कलकत्ता, डी का भी कोई पक्ष लेते हैं क्या? इसका आंसर है 1 2 3। साफ लिखा हुआ है 29 राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री तथा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर एलजी हो, और एक ही केंद्र शासित प्रदेश बचा है जो दिल्ली और पुडुचेरी के अलावा जहां पर मुख्यमंत्री होते हैं, अंडमान निकोबार। तो ये 29 राज्य, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एलजी इसके क्या है? मेंबर है। क्या मेरी बात को आप लोग समझे? ऐसा इस कैबिनेट रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है। तो आपने क्या लिखा? नीति आयोग के सभी सदस्य इसमें भी सदस्य होते हैं तथा 29 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा 29 राज्यों के मुख्यमंत्री कॉमा 29 राज्यों के मुख्यमंत्री कॉमा दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री तथा दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल
उपराज्यपाल भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं, सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। ठीक, ये जो गवर्निंग काउंसिल है, मोदी जी, आप लोग शायद याद होगा, मोदी जी अपने भाषणों में बोलते रहते, महेंद्र सिंह धोनी जब से इंडिया टीम के कैप्टन बने, एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज टीम इंडिया। भाई देखिए, धोनी से पहले भी बहुत सारे लोग कैप्टन रहे, बहुत अच्छे कैप्टन रहे, गांगुली, सचिन, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सब लोग। लेकिन जब इंडिया पहले खेलती थी उस समय टीम इंडिया जैसा कोई शब्द नहीं था। सारे जो प्लेयर्स खेलते थे उनका इंडिविजुअल एफर्ट्स होता, कभी सचिन की वजह से जीत रहे, कभी किसी और की वजह से। लेकिन जब से धोनी आए तब से 11 के 11 खिलाड़ी जीत में अपना कोई ना कोई योगदान देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का नाम है टीम इंडिया। मोदी जी ने वहां से ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया और उन्होंने कहा मेरी जो गवर्निंग काउंसिल है वो भी टीम इंडिया की भांति काम करेगी और मैं धोनी रहूंगा। लिख लीजिए आप, लिखिए, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए। इस परिषद की 4 बार बैठक हो चुकी है, 4 बार। इस परिषद की 4 बार बैठक हो चुकी है। एक मैंने क्लास में 2 बार लिखवा दिया था, तो लिख लीजिए, इस परिषद की 4 बार बैठक हो चुकी है। इसी में लिखिए, इस परिषद की 4 बार बैठक हो चुकी है। इसी में लिखना, फरवरी 2015 में पहली तथा जून 2018, फरवरी 2015 में पहली तथा जून 2018 में इसकी चौथी बैठक हुई थी। इसकी चौथी बैठक हुई थी। इसकी चौथी बैठक हुई थी। वैसे 6 जून डेट थी, इसकी चौथी बैठक हुई थी। ठीक, अब क्या करता है नीति आयोग? लिख लीजिए इसके कार्य, नीति आयोग के कार्य लिखिए, नीति आयोग के कार्य। 2-3 बातें लिखनी है इसमें कार्यों में। लिखने से पहले जरा सुन लीजिएगा। अगर आप लोग अक्टूबर 2013 से मोदी जी के भाषण अगर सुन रहे हैं, 2015 तक उनके जो भाषण है, उन भाषणों को अगर देखेंगे तो उनके भाषणों का प्रभाव नीति आयोग के कार्यों में साफ साफ शब्दों में दिखाई देता है। मोदी जी डिजिटल इंडिया की बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो कार्य में क्या लिखा हुआ है, उसके रेजुलेशन में क्या लिखा हुआ है, जरा सुनना। वो लिखा हुआ है कि देश में जितने भी जो मानवीय संसाधन है, भौतिक संसाधन है, उनका उपयोग करने के लिए किस तरह से आईटी से फायदा लिया जा सकता है, सूचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से किस तरह से देश के संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, एक तो इससे संबंधित काम करेगा ये नीति आयोग। एक दूसरी बात, देश में एक शब्द का प्रयोग कर रखा है, कई जगह पर कर रखा है उस पूरे रेजुलेशन में, दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। इसका मतलब ये होता है, कल जब आप लोगों को केंद्र राज्य संबंध आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें मैं आपको एक बात बताई जाएगी कि भारत में जो फेडरल सिस्टम है उसके अंतर्गत आपको कई जगह पर आपको ऐसा लगेगा कि केंद्र सरकार की मोनोपोली है, राज्य सरकारों की स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर है, या यूं कह दीजिए राज्य सरकारें कोई ग्राम पंचायतों की जैसी स्थिति में है। मोदी जी कहते हैं नहीं, मैं इस प्रकार के सिस्टम को खत्म करूंगा, एक ऐसा ढांचा बनाऊंगा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करे, तुम भी सहयोग दो, हम भी सहयोग करेंगे और इसके द्वारा हम एक भारत का निर्माण करेंगे। इवन कैबिनेट रेजोल्यूशन में यहां तक लिखा हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करेंगे, सहकारी संघवाद की स्थापना करेंगे। दूसरा शब्द हमको ये लिखना है। तीसरा, आप लोग जानते हैं बीजेपी वो पार्टी है, मैं नहीं कह रहा हूं, जो पढ़ रखा है मैंने उसके हिसाब से आइडिया लगा के कह रहा हूं, बीजेपी वो पार्टी है जिनका ज्यादातर जो संबंध रहा है, जो फोकस रहा, वो शहरों में रहा है। बीजेपी वो पार्टी भी रही है, उनका इतिहास कुछ इस तरह से रहा है जहां पर जो समाज के जो निम्न तबके के जो लोग हैं उनका बीजेपी से झुकाव कम रहा है। ये कटु सत्य बात है। इन्होंने नीति आयोग में कुछ इस तरह से कार्य लिखे जिसमें साफ लिखा हुआ है कि देश की नीतियों के निर्माण में ग्रामीणों और दलितों का सहयोग क्या करना, सुनिश्चित करना। लिख लीजिए सारी बातें। कार्य नंबर 1, संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु, नंबर 1 लिखिए, संसाधनों के, डिजिटल इंडिया मोदी जी का नारा भी है, संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु, संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु सूचना व प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना व प्रौद्योगिकी यानी आईटी, सूचना व प्रौद्योगिकी
का अधिकाधिक उपयोग करना, आईटी का अधिकाधिक उपयोग करना। कैसे किया जाए, ये सब कुछ नीति आयोग तय करेगा। आज के राजस्थान पत्रिका में न्यूज थी, अशोक गहलोत जयपुर में बोल रहे हैं कि मोबाइल तो राजीव गांधी ने लाया, फायदा मोदी जी ले गए। मोबाइल क्या, सॉरी, आईटी तो राजीव गांधी लाए और फायदा वो ले गए। तो अब सही है गलत मैं नहीं कह रहा हूं। नंबर टू लिखिए सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद, इसमें कैबिनेट रेजोल्यूशन के कार्यों में जगह जगह पर इस शब्द का प्रयोग कर रखा है। और अगर आप नेट वगैरह यूज करते हैं तो आप नीति आयोग का जो होम पेज है उसको खोलकर देखोगे, उसी में आपको सहकारी संघवाद 3-4 जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। सहकारी संघवाद ऑब्लिक डाल के लिखिए टीम इंडिया। सहकारी संघवाद ऑब्लिक डाल के लिखिए टीम इंडिया। कोष्टक में मत लिख देना मोदी जी बराबर धोनी, ऐसा नहीं लिखना है। सहकारी संघवाद ऑब्लिक डाल के लिखना टीम इंडिया। सहकारी संघवाद की स्थापना करना, सहकारी संघवाद की स्थापना करना। नंबर 3 लास्ट लिखिएगा, नीतियों के निर्माण में ग्रामीणों, तो देश का प्रधानमंत्री का साफ साफ प्रभाव आपको इस संस्था में दिखाई देता है। उनकी जो आइडियोलॉजी है उनका पूरा प्रभाव उनमें दिखाई देता है। क्या लिखा, नीतियों के निर्माण में ग्रामीणों व दलितों का सहयोग सुनिश्चित करना, ग्रामीणों व दलितों का सहयोग सुनिश्चित करना, ग्रामीणों व दलितों का सहयोग सुनिश्चित करना। मोदी जी के साथ यही तो प्लस पॉइंट है कि वो अपनी टीम वो खुद बनाते हैं। उनके नीति आयोग में कौन होंगे, उनके सेक्रेटरी कौन होंगे, कोई और उनको सलाह नहीं देता, वो खुद ही अपना आपको सलाह देते हैं। 2 ही लोग हैं देश में, अमित शाह और मोदी जी, जो देश को चला रहे हैं। तो ये तो नीति आयोग है। नया हेडिंग डाल दीजिए, राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। राज्यों का पुनर्गठन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, पहला पॉइंट लिखिए, स्वतंत्रता के समय, यानी जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता के समय भारत में 3 प्रकार की इकाइयां थी। स्वतंत्रता के समय भारत में 3 प्रकार की इकाइयां थी। 3 प्रकार की इकाइयां थी। नंबर 1 लिखिए ब्रिटिश प्रांत, ऐसे प्रांत जहां पर गवर्नर हुआ करता था, ब्रिटिश प्रांत। नंबर 2 देसी रियासतें, नेटिव स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतें। और नंबर 3 और लास्ट लिखिएगा चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत। ये जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो इस तरह से 3 भागों में बांटा जा सकता था। ये बात है 15 अगस्त 1947 की। एक दूसरी बात, जब संविधान का निर्माण चल रहा था, संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी, उस समय एक प्रॉब्लम खड़ी हुई। प्रॉब्लम खड़ी ये हुई कि भारत में जो नए राज्य बनाए जाएंगे वो किस आधार पर स्थापित किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर, या किसी जाति के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर, या कोई रीजन के आधार पर, या ज्योग्राफी के आधार पर, किस तरह से आप राज्य स्थापित करेंगे। इसको लेकर एक प्रॉब्लम खड़ी हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने 1948 में एस.के. दर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था जिसे हम लोग दर आयोग कहते हैं। इनको काम दिया गया कि आप बताओ भारत में नए राज्य किस तरह से बनाया जाए। दर आयोग ने कोई और सुझाव तो दिया कि नहीं दिया, पर यह जरूर कहा भाषा के आधार पर भारत में राज्य गठित नहीं किए जाना चाहिए। नंबर 2 लिखिए 1948 में 1948, पूरा सीक्वेंस में लिखेंगे ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ सके। 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा
संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एस के दर, ये दर लिख दिया मैंने, एस के दर नाम जाती है, वही वाला दर, तेरे दर पर ना रखूंगा कभी कदम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एस के दर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। एस के दर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। एक आयोग गठित किया गया। इसी में लिखिए दर आयोग ने भाषा के आधार पर, दर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य के गठन से इनकार कर दिया। दर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य के गठन से इनकार कर दिया। इधर तो संविधान का निर्माण चल रहा था और उधर देश भर में अलग अलग एरिया में नए नए राज्यों की स्थापना की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस बड़ी परेशान थी, संविधान सभा के मेंबर्स बड़े परेशान थे। ऐसी स्थिति में 1949 में कांग्रेस खुद के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, दैट वाज JVP समिति। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, इनमें कौन कौन लेते? J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल, P फॉर पटाभी सीतारमैया। नेक्स्ट लिखिएगा। 1949 में कांग्रेस द्वारा इस संदर्भ का मतलब नए राज्य के गठन के संदर्भ में, 1949 में कांग्रेस द्वारा इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पटाभी सीतारमैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पटाभी सीतारमैया लिखा। कोष्टक में जरूर लिखिएगा JVP। एक्चुअली में तीनों के नाम को कोई याद नहीं रखता, JVP समिति कहते हैं इसको। 1949 में कांग्रेस के द्वारा पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारमैया यानी JVP समिति का गठन किया गया। JVP समिति का गठन किया गया। इसी में लिख लीजिए, इस समिति ने भी भाषा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, इस समिति ने भी भाषा के आधार पर चाय लाते नहीं आजकल, इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्य के गठन से इनकार कर दिया। राज्य के गठन से इनकार कर दिया। अब ये रिपोर्ट 1949 में आई, इसने भी इनकार कर दिया, फिर जबरदस्त विरोध हुआ। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय भारत में 4 प्रकार के राज्य थे। लिखिए जरा, 26 जनवरी 1950, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होते समय 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होते समय भारत में 4 प्रकार की इकाइयां थी। 4 प्रकार की इकाइयां थी। ठीक, पूरा भारत जो है उनको 4 कैटेगरी में बांट रखा था, ABCD। आप लिखिएगा क ख ग घ। कैसे लिखना है? ऐसे लिखिए, क के आगे क्या लिखना है मैं बता रहा हूं, ब्रिटिश प्रांत। मतलब क्या हुआ? क कैटेगरी में वैसे राज्य थे जो पहले ब्रिटिश भारत के हिस्सा थे, ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, और इन राज्यों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था उसे कहा जाता है गवर्नर यानी राज्यपाल।
आपने लिखा क श्रेणी में क्या लिखा, ब्रिटिश प्रांत, सामने लिख देना राज्यपाल। राज्यपाल। अब ख में क्या लिखोगे, ख सारी थी देशी रियासतें, तो लिखिए देशी रियासतें। ख कैटेगरी में कौन थे, देशी रियासतें। रुकना जरा, देशी रियासतें, देशी रियासतों को खूब सारी देशी रियासतें थी, लगभग 563 देशी रियासतें हुआ करती थी। उन सारी देशी रियासतों को मिलाना शुरू कर दिया। आप लोग जानते हैं राजस्थान में भी एकीकरण की प्रक्रिया चली। देशी रियासतों में गवर्नर का पद नहीं था, देशी रियासतों में जो पद था उसे क्या कहते थे, राज प्रमुख। आगे डैश करके लिख लीजिए, मैं जानबूझ के लिखवा रहा हूं, मैं एक्चुअली में राज प्रमुख लिखवाना चाह रहा था इसलिए लिखवा रहे। अब तीसरी श्रेणी थी जिसका नाम था ग श्रेणी। इसमें क्या थे, छोटी छोटी देशी रियासतें और साथ ही साथ में वो प्रांत जिसे हम लोग चीफ कमिश्नर वाले प्रांत में डालते हैं। तो लिखिए ग में लिखिए छोटी देशी रियासतें, छोटी देशी रियासतें। ये भोपाल था, बिलासपुर जो हिमाचल प्रदेश में आता है आजकल। छोटी देशी रियासतें व चीफ कमिश्नर वाला प्रांत, जैसे अपना अजमेर चीफ कमिश्नर वाला प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत। ग में एक्चुअली में प्रश्न यहां से बन सकता है और यहां से बन सकता है। ग जो श्रेणी थी उसमें एक ही प्रदेश था, दैट वाज अंडमान व निकोबार। लिख लीजिए ग में लिखिए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अपना राजस्थान किस कैटेगरी में था, ख में था। लिख लीजिए नोट डालकर, राजस्थान ख श्रेणी में था, राजस्थान ख श्रेणी में था, राजस्थान ख श्रेणी में था। रुकना जरा, 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का संविधान जब लागू हुआ उस समय हिंदुस्तान का राज्य क्षेत्र 4 भागों में आपने विभाजित कर रखा था, क ख ग और ग। उस समय एक राज्य हुआ करता था, नाम था मद्रास। ये आंध्र प्रदेश वगैरह कोई राज्य नहीं थे उस समय। मद्रास का एक बेल्ट जो है, मद्रास का ऊपर वाला जो भाग, वो तेलुगु भाषी था और मद्रास के तेलुगु भाषी एरिया में एक आंदोलन प्रारंभ हो गया। उन्होंने कहा कि हमारा तेलुगु भाषी एरिया मद्रास से क्या किया जाए, अलग किया जाए। आंदोलन चलता रहा चलता रहा। उस समय देश में आम चुनाव होने वाले थे। अक्टूबर 1951 में देश में आम चुनाव प्रारंभ हुए। फरवरी 1952 में ये आम चुनाव खत्म हुए। लगभग 5 महीने आम चुनाव चले। पंडित नेहरू जिनकी नेतृत्व में देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, पंडित नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, पंडित नेहरू जो गांधी जी के बाद में नंबर 2 थे और गांधी जी के निधन के बाद तो नंबर 1 थे, उन पंडित नेहरू जी पर मद्रास में जब वो वोट मांगने गए, उनके रैली में पत्थर तक बरसाए गए। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मद्रास में किस तरह का आंदोलन चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी पंडित नेहरू ने साफ कह दिया, मैं भाषा के आधार पर तो कोई राज्य नहीं बनाऊंगा। कांग्रेस के वहां एक कार्यकर्ता थे पुट्टू रामोलू, उनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। वो वहां के बहुत बड़े नेता थे। किताबों में लिखा था एक मामूली कार्यकर्ता थे, मामूली नहीं थे वो, हमारी नजर में हो सकता मामूली थे, लेकिन वहां के बहुत बड़े नेता थे। दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। एक्चुअली में उन्होंने कहा कि जब तक तेलुगु भाषी राज्य नहीं बनेगा तब तक मेरा अनशन जारी रहेगा। आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। दिसंबर 1952 में उनका निधन होते ही वहां जबरदस्त हिंसा हुई। हिंसा की वजह से पंडित नेहरू को झुकना पड़ा। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी राज्य के रूप में स्थापित हुआ। जैसे आंध्र प्रदेश बना, ऐसा लगा कि जैसे सांप की पूंछ पर पांव रख दिया गया। अब तो जगह जगह से विरोध होने लग गया। पेप्सू नाम का एक राज्य हुआ करता था, आजकल जिसे हम लोग पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश कहते हैं, पहले वो पेप्सू हुआ करता था। उन्होंने भी आंदोलन छेड़ दिया। पंजाबी भाषी बोल रहे हैं हमारा अलग से राज्य बनाओ, हिंदी वाले बोल रहे हैं हमारा अलग से राज्य बनाओ। पहले हुआ करता था मैसूर, वहां पर कन्नड़ भाषी आंदोलन प्रारंभ हो गया। पंडित नेहरू जी ने कहा अब क्या करें। फलस्वरूप दिसंबर 1953 में उन्हें एक आयोग बनाना पड़ा जिसका नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्यों के पुनर्गठन के लिए यह पहला और एकमात्र आयोग है। उन्होंने क्या कहा, पूरी बातें लिखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है।
1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। अब भारत का संविधान का अनुच्छेद 3 आप लोगों ने बहुत ढंग से देख रखा है। अनुच्छेद 3 नए राज्य के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में किसी भी राज्य का गठन किस आधार पर किया जाए उन आधारों का उल्लेख नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख है। आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन की प्रक्रिया, क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट, नए राज्य के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख है। गठन की प्रक्रिया का उल्लेख है, ऐसा लिखना है। नए राज्य के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसी में लिखिए, हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में राज्य के गठन के आधार, बेसिस ऑफ द क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट, राज्य के गठन के आधारों, राज्य के गठन के आधारों, राज्य के गठन के आधारों का उल्लेख नहीं है। प्रक्रिया 3 में दे रखी है, पर किस आधार पर राज्य बनाया जाएगा इस बात का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। ठीक, भाषा के आधार पर बना आंध्र प्रदेश और फिर तो तूफान आ गया। फलस्वरूप पंडित नेहरू जी को मजबूर होना पड़ा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाना पड़ा। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बनाया उसमें जो 3 के 3 जो लोग थे वो आपको नाम पता होने चाहिए। एस के दर, तो एस के दर की अध्यक्षता वाला तो पहला आयोग था। इस आयोग में जो अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस फजल अली। जस्टिस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके थे, बाद में उड़ीसा और असम के राज्यपाल भी रहे। इनकी अध्यक्षता में यह आयोग बना। 2 मेंबर हुआ करते थे, एक थे हृदयनाथ कुंजरू और एक थे के एम पन्नीकर। के एम पन्नीकर संविधान सभा के भी मेंबर रह चुके, कुंजरू भी संविधान सभा के मेंबर रह चुके। के एम पन्नीकर तो बड़े जबरदस्त पॉलिटिकल थिंकर कह सकते हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखी है उन्होंने, बाद में चाइना में राजदूत भी बनाए गए। तो इन तीनों लोगों का आयोग बना। उस आयोग की सिफारिश पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं, ये जिन वर्षों की हम लोग बात कर रहे हैं उस समय तक, यानी दिसंबर 1953 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उस समय तक गोवा, दमन, दीव, पुडुचेरी, माहे, करिकल, यनम, चंद्रनगर हिंदुस्तान का भाग नहीं थे। लिखें जरा, लिखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखना। दिसंबर 1953 में, दिसंबर 1953 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में, जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग, जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इसी में लिख लीजिएगा, के एम पन्नीकर, के एम पन्नीकर तथा, के एम पन्नीकर तथा हृदयनाथ कुंजरू, के एम पन्नीकर तथा हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू इसके 2 अन्य सदस्य थे। हृदयनाथ कुंजरू इसके 2 अन्य सदस्य थे। ये तो बात है दिसंबर 1953 की। इसके 2 अन्य सदस्य थे। रुकना जरा, ये जो पांडिचेरी, जिसे आजकल हम लोग पुडुचेरी कहते हैं, पुडुचेरी, चंद्रनगर, माहे, कारिकल, यनम, ये सब प्रदेश उस समय फ्रांस के अधीन थे। लिखें जरा, पांडिचेरी, पांडिचेरी, पांडिचेरी
कॉमा यनम, यनम माहे, माहे लिखना, माहे कारिकल, कारिकल व चंद्रनगर, पांडेचेरी यनम माहे कारिकल तथा चंद्रनगर, चंद्रनगर जैसे प्रांत, चंद्रनगर जैसे प्रांत लिखना, जैसे प्रांत 1954 में, 1954 में फ्रांस से लिए गए, फ्रांस से लिए गए, यानी उस समय तक ये हिंदुस्तान के भाग ही नहीं थे, फ्रांस के अधीन हुआ करते थे। 1954 में फ्रांस से लिए गए। अब राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, मैं सीक्वेंस में लिखवाना चाह रहा हूं, दिसंबर 1953 में गठन हुआ, 1954 में ये हिस्सा बन गए। अब सितंबर 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। लिखिए जरा, सितंबर 1955 में, सितंबर 1955 में, सितंबर 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी अनुशंसाएं दी। सितंबर 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी अनुशंसाएं दी, अपनी अनुशंसाएं दी, अपनी अनुशंसाएं दी। सुनना जरा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने बहुत सारी बातें कही। भारत के संविधान में सबसे बड़ा संशोधन जो है 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। इसका कारण ये कि लगभग 58-59 अनुच्छेदों में 42वें संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया गया। 42वें की तरह ही 7वां संविधान संशोधन भी काफी बड़ा था। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या किए गए? पहली बात, ये 4 प्रकार की जो कैटेगरी थी ए, बी, सी और डी, इन चारों श्रेणियों को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा 2 कैटेगरी होगी, एक तो राज्य होंगे, दूसरे होंगे संघ शासित प्रदेश। एक फिर उन्होंने कहा ये राज प्रमुख क्या है? राज प्रमुख छुट्टी करो, सभी राज्यों में क्या होंगे? राज्यपाल होंगे। ये सब किसने कहा? इसी आयोग ने कहा। और फिर इसी आयोग की सिफारिश पर, आप लोगों को याद होगा राज्यपाल हम लोगों ने पढ़ रखा है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसी आयोग की सिफारिश पर यह भी प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी क्या बनाया जा सकता है? राज्यपाल बनाया जा सकता है। इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। दैट वाज 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ? लागू हुआ, 1956 में लागू हुआ। लिखें जरा, लिखिएगा, आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु, आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु 7वां संविधान संशोधन किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सातवां संविधान संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन किया गया। इसी में लिखिए, 7वां संविधान संशोधन किया गया, इसी में लिखना, जो कि 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर, जो कि 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था। 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। 7वें संशोधन के द्वारा, 7वें संशोधन के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। 7वें संशोधन के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। ये मत लिख देना उसकी जगह पर राज्यपाल का पद गठित किया गया। राज्यपाल का पद तो पहले से ही था। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। तथा राज्यों की 4 श्रेणियां, तथा राज्यों की 4 श्रेणियां या 4 श्रेणियों को समाप्त कर, राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर, राज्य की 4 श्रेणियों को समाप्त कर उसके स्थान पर 2 श्रेणियां, उसके स्थान पर 2 श्रेणियां, 2 श्रेणियां लिख दिया। कोष्टक में लिख लीजिए, राज्य व संघ शासित प्रदेश, राज्य
व संघ शासित प्रदेश। उसके स्थान पर 2 श्रेणियां स्थापित की गई, 2 श्रेणियां स्थापित की गई। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, 1956 में जब 7वां संशोधन लागू हुआ था उस समय भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य थे और 6 संघ शासित प्रदेश थे। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, त्रिपुरा और ये मेघालय, ये सब संघ शासित प्रदेश हुआ करते थे। उस समय की बात कर रहा हूं, नोट डाल के लिखिए। उस समय 14 राज्य, उस समय 14 राज्य, उस समय 14 राज्य तथा 6 संघ शासित प्रदेश थे। 6 संघ शासित प्रदेश थे, 6 संघ शासित प्रदेश थे। 14 राज्य तथा 6 संघ शासित प्रदेश थे। ठीक, अब थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं कि राज्य में और संघ शासित प्रदेश में फर्क क्या है। राज्य उसे कहा जाता है जहां विधान मंडल हो। एक राज्य उसे कहा जाता है जहां राज्य सूची हो। भाई विधान मंडल होगा तो राज्य सूची के विषय पर क्या बनाएगा? कानून बनाएगा। राज्य उसे कहा जाता है जहां राज्यपाल हो। राज्य उसे कहा जाता है जहां मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद हो। इसके ठीक विपरीत संघ शासित प्रदेश में ये चारों ही चीजें लागू नहीं होती। ध्यान रखना, संघ शासित प्रदेश में चारों चीज लागू नहीं होगी। विधानमंडल होगा ही नहीं। नाम क्या है? संघ शासित प्रदेश। ऐसे प्रदेश जहां पर शासन कहां से किया जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। जब शासन ही केंद्र सरकार करेगी तो विधानमंडल की आवश्यकता कहां है? जब शासन ही केंद्र सरकार करेगी तो फिर राज्य सूची कहां है? राज्यपाल होगा ही नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, प्रशासक कहा जाता है। जब विधानमंडल ही नहीं होगा तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद कहां होती है? जहां राज्य होता है, जहां पर उनके ऊपर शासन करने के लिए उनके प्रतिनिधि होने चाहिए। ये तो क्या है? संघ शासित प्रदेश है, जहां पर केंद्र सरकार संसद के माध्यम से कानून बनाती है और प्रशासक के माध्यम से शासन वहां पर किया जाता है। लेकिन हमारे 2 संघ शासित प्रदेश बड़े अजीब से हैं, जो ना तो संघ शासित है ना राज्य है, और वो है दिल्ली व पुडुचेरी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, संघ शासित प्रदेशों में, संघ शासित प्रदेशों में, संघ शासित प्रदेशों में प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा, संघ शासित प्रदेशों में प्रशासक के माध्यम से, थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा शासन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा शासन संचालित किया जाता है, ऐसा लिख देना। राष्ट्रपति द्वारा शासन संचालित किया जाता है, शासन संचालित किया जाता है। कोष्टक में लिख देना अनुच्छेद 240, आर्टिकल 240। इसी में लिखिए, इसी में लिखना, संघ शासित प्रदेशों में, शॉर्ट में लिखिए यूटीज, यूनियन टेरिटोरीज। संघ शासित प्रदेशों में, संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल, विधानमंडल कॉमा राज्यपाल, विधानमंडल कॉमा राज्यपाल कॉमा मंत्री परिषद, मंत्री परिषद नहीं होती है। मंत्री परिषद नहीं होती है, मंत्री परिषद नहीं होती। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी इनसे अलग है। अलग कैसे हो गए? उसके लिए आपको क्या करना पड़ा? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। पुडुचेरी के लिए पहला अमेंडमेंट किया गया था। भारतीय संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, दैट इज आर्टिकल 239A। ये 16वां संशोधन था, 1962 में किया गया, और 1962 में आर्टिकल 239A जोड़कर पुडुचेरी के लिए मंत्री परिषद होगी। ये अलग से प्रावधान हमने 1962 में कर लिया था, पंडित नेहरू जी के समय की बात है। लेकिन इससे पहले, 62 तो बाद में आएगा, इससे पहले एक और घटना घटित होगी। 1953 में जैसे ही आंध्र प्रदेश बना तो मैंने कहा देश भर में और भूचाल आ गया। बॉम्बे एक प्रदेश हुआ करता था, वहां गुजराती भाषी और मराठी भाषी दोनों साथ में रहते थे। वहां एक आंदोलन प्रारंभ हो गया। आमची मुंबई का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। कहा कि मराठी भाषी एक अलग से राज्य होना चाहिए, तो गुजराती भाषी अलग से राज्य होना चाहिए। इसको लेकर विवाद हुआ। तो 1960 में
हम लोगों ने बॉम्बे को तोड़ा, 2 नए राज्य बनाए, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। पहले थे 14, अब कितने हो गए? मुझे मालूम था 16 कहेंगे। 14 में बॉम्बे भी एक था, तो बॉम्बे टूटा तो रहे कितने? 13। 2 राज्य बने तो कितने हुए? ये गणित नहीं है कि 14 तो पहले से थे, फिर 2 नए राज्य बने। अरे तोड़ा किसको था? बॉम्बे को तोड़ा था। नेक्स्ट लिखिए, 1960 में, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, 1960 में 1960 1960 में बॉम्बे को तोड़कर, उस समय बॉम्बे कहते थे, बॉम्बे का विभाजन करके, तोड़कर थोड़ा नेगेटिव लगता है, बॉम्बे का विभाजन करके महाराष्ट्र व गुजरात राज्य की स्थापना की गई। महाराष्ट्र व गुजरात राज्य की स्थापना की गई। देखिए सीक्वेंस में चल रहे हैं अभी तक हम लोग। महाराष्ट्र व गुजरात राज्य की स्थापना की गई, ये आ गया, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य भी अस्तित्व में। लेकिन गोवा, दमन और दीव अभी भी हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है, पुर्तगालियों का अधिकार था। दिसंबर 1961 में पंडित नेहरू की सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, दैट वाज ऑपरेशन विजय। पंडित नेहरू की विदेश नीति आपके खैर कोर्स में नहीं है, जब मेंस आप लोग देने आएंगे तब बात करेंगे। पंडित नेहरू की विदेश नीति में कहीं एग्रेशन नहीं है, बहुत सॉफ्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनकी विदेश नीति काफ़ी आइडियल मानी जाती है। लेकिन एग्रेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दिसंबर 1961, एग्रेशन ही है ये। पुर्तगाल का अधिकार था गोवा, दमन और दीव पर, ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय, और गोवा, दमन और दीव को हिंदुस्तान का क्या बनाया गया? हिस्सा बनाया गया। लिखें जरा, 1961 में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए, भारतीय सेना द्वारा 1961 में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय, भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय, कोष्टक में लिख देना पुर्तगाल के विरुद्ध, ऑपरेशन विजय कोष्टक में लिखना पुर्तगाल के विरुद्ध। भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय पुर्तगाल के विरुद्ध, कोष्टक में लिखिएगा, ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा, दमन व दीव, गोवा, दमन व दीव को भारत में शामिल किया गया। गोवा, दमन व दीव को भारत में शामिल किया गया। इसका मतलब है कि 1961 से पहले गोवा भारत का हिस्सा ही नहीं था। गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया। एकदम सीक्वेंस में चल रहा है अभी भी। अब पुडुचेरी में करो आप मंत्री परिषद का गठन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 16वें संविधान संशोधन के द्वारा, 16वें संविधान संशोधन के द्वारा, 16वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में 239A, ऐसा ही लिखना, 239A नामक नया अनुच्छेद, 239A, 239A नामक नया अनुच्छेद, 239A नामक नया अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा गया। इसी में लिखिए, इसी में लिखिए, इसके तहत पुडुचेरी, इसके तहत पुडुचेरी, हालांकि नाम तो पांडिचेरी था, इसके तहत पुडुचेरी में, ये संघ शासित प्रदेश है, पुडुचेरी में मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। पुडुचेरी में मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। पुडुचेरी में मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। 1962 आ गया। फिर पेप्सू, पेप्सू में विद्रोह हो गया, पंजाबी भाषी अलग करो, हिंदी भाषी अलग करो। 1966 में पेप्सू का विभाजन किया गया, पंजाबी भाषी पंजाब बना, हिंदी भाषी हरियाणा बना, और एक नया संघ शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ। नेक्स्ट लिखिए, 1966 में पेप्सू का विभाजन हुआ,
1966 में पेप्सू का विभाजन हुआ। पंजाब ईस्ट पटेल स्टेट यूनियन नाम है इसका, आप पेप्सू लिखिए। 1966 में पेप्सू का विभाजन हुआ। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट्स यूनियन। 1966 में पेप्सू का विभाजन हुआ और पंजाब और हरियाणा जैसे दो राज्य तथा हिमाचल प्रदेश के रूप में एक संघ शासित प्रदेश स्थापित किया गया। हिमाचल प्रदेश के रूप में एक संघ शासित प्रदेश स्थापित किया गया। हिमाचल प्रदेश के रूप में एक संघ शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। ठीक। फिर दौर आया इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। 1974-1975 में बहुत सारी घटनाएं देश में घटित हुई। 1974 में उन्होंने परमाणु परीक्षण भी किया, ये पहली बार हुआ भारत के द्वारा। 1975 में उन्होंने संविधान में संशोधन किया, दैट वाज 35वां संविधान संशोधन। सिक्किम को भारत का एसोसिएट स्टेट बनाकर एक नई कैटेगरी बना दी। लिखें जरा, हालांकि लिख रखा है आपने, फिर भी लिख लीजिए। 35वें संशोधन के द्वारा 1975 में सह राज्य एसोसिएट स्टेट सह राज्य नाम की एक नई श्रेणी स्थापित की गई। 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सह राज्य नाम की एक नई श्रेणी स्थापित की गई। इसी में लिखिए, अनुच्छेद 2(1) के द्वारा अनुच्छेद 2(a) के द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। अब आप मुझसे पूछोगे ये क्या कैटेगरी है? राज्य तो समझ में आता है, संघ शासित प्रदेश भी समझ में आता है, पर एसोसिएट स्टेट क्या है? ये एसोसिएट स्टेट का मतलब ये था, भारत सिक्किम के संदर्भ में कुछ एक मामलों में यह हस्तक्षेप करेगा, जैसे सिक्किम में शासन कैसे होना चाहिए, सिक्किम किसी और देश के साथ संधि समझौता करे, भाई ये मामले जैसे होते हैं, उन मामलों के अंतर्गत भारत ने ये कहा कि ये हमारा एसोसिएट स्टेट है, आंतरिक मामलों में सिक्किम जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन ये सब कहने की बातें थी। नेक्स्ट लिखिए, 36वें संशोधन द्वारा 1975 में 1975 में अनुच्छेद 2(a) को समाप्त कर अनुच्छेद 2(a) को समाप्त कर 371(h) एच लिखना। एच है, कौन सा है? हाँ एच ही है, नहीं एफ है, एफ यस सॉरी। 371(f) नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। 371(f) नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। 371(f) नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। इसी में लिखिए, सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। ठीक। अब कुछ एक कहानी तो आपको ऑलरेडी पता है, आपको लिखवाया था। 53वां संशोधन मिजोरम, 55वां संशोधन अरुणाचल प्रदेश, फिर कौन सा संशोधन? 57वां संशोधन नहीं, 56वां संशोधन गोवा। 23, 24, 25 राज्य। लिख लीजिए आप, लिखिए ऐसा लिखिए, बड़ी बड़ी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख लीजिए 53वां संशोधन। 53वां संशोधन
1985 लिख देना आगे। लिखिएगा मिजोरम, कोष्टक में लिख देना 23वां राज्य। ये 53वां संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम राज्य का गठन नहीं हो रहा है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। इसके संदर्भ में संविधान में प्रावधान किए, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। फिर लिखिएगा 55वां संशोधन 1986 लिख देना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कोष्टक में लिख देना 24वां। फिर कौन सा संशोधन है? 56वां, कोष्टक में लिखना 1987, लिख देना गोवा, 25वां राज्य। ये संशोधनों के द्वारा नए राज्य का गठन नहीं हो रहा है, ये बात हम लोग पहले से कर चुके हैं। गोवा बन गया 25वां राज्य भारत का। अब एक नोट डाल के लिखिए, एक नोट डाल के लिखना, ये जो 25 राज्य हैं, ये संविधान संशोधन मैंने ऐसे ही लिखवाया, हालांकि हम लोग दूसरे वे में इन संविधान संशोधनों के बारे में बात कर चुके हैं। गोवा भारत का 25वां राज्य बना, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 26, 27 और 28 तीन राज्य एक साथ में बने, लेकिन तीनों की डेट अलग अलग है। कैसे लिखेंगे आप? नोट मत डालिए, आप यूं करिएगा 26वां राज्य, सामने लिखना छत्तीसगढ़, सामने लिखिएगा छत्तीसगढ़, और इसकी जो डेट है वो लिखना 1 नवंबर 2000। 27वां लिखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड, इसकी जो डेट है वो लिखिए 9 नवंबर 2000। 28वां लिखिए झारखंड, इसकी जो डेट है वो है 15 नवंबर 2000। 26, 27 और 28 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। प्रश्न पूछा जा चुका है, भारत का नवीनतम राज्य कौन सा? गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। आंसर क्या होगा? झारखंड। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है? नहीं नहीं, प्रश्न पूछा जा चुका है, मैंने तो ये कहा है। तेलंगाना तो है ही है, मुझे भी पता है। नोट डाल के लिखिए अब। अच्छा एक सेकेंड, बाई द वे मैंने ऐसा कहा भी कि भारत का नवीनतम राज्य कौन है? ऑप्शन यही है, अब बताओ क्या बोलोगे? ऐसा मैं नहीं करता हूं, आरबीएस ऐसा करती है। 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को तेलंगाना 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना था। 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना था। तो ये मोटे मोटे तौर पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा। आज की स्थिति यह है, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, पता नहीं कैसा प्रश्न बन जाए। आज की स्थिति यह है, महाराष्ट्र में विदर्भ जो हिस्सा है, वहां पर विदर्भ प्रदेश के रूप में एक अलग राज्य की स्थापना को लेकर आंदोलन चल रहा है। एक ऐसे प्रश्न पॉलिटिकल साइंस में तो पूछे गए हैं। दूसरा, उत्तराखंड के 3-4 टुकड़े करने की बात की जा रही है, और उत्तर प्रदेश के 3-4 टुकड़े करने की बात की जा रही है, जिसमें एक बुंदेलखंड नाम का एक आंदोलन चल रहा है। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में एक आंदोलन चल रहा है, आप लोग जानते हैं, गोरखालैंड को लेकर। दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल की एक जगह है दार्जिलिंग में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पश्चिम बंगाल की सरकार का उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। दार्जिलिंग में द गोरखा हिल्स काम करती है, वहाँ पर गोरखा हिल काउंसिल काम करती है, वहाँ गोरखा लैंड को लेकर मामला चल रहा है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। फिलहाल ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्या कह रहे हैं? हिमाचल प्रदेश का क्या संघ शासित प्रदेश से राज्य कब बना, यूं कह रहे हैं? संविधान संशोधन हुआ नहीं, राज्य का मुझे ईयर आइडिया नहीं है, ईयर का आइडिया नहीं है। ये तो और भी तो राज्य खूब सारे बने, 16 के बाद मैंने सीधा 22वां लिखा दिया। याद नहीं था इसलिए लिखवाया। अब हेडिंग डालिए नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन चार्टर। नागरिक अधिकार पत्र, पहले पूरे कॉन्सेप्ट सुनेंगे, इसके बाद में लिखना है सिटीजन चार्टर।
सिटीजन्स चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र। सुन लीजिए, आप कभी किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, सुन लीजिए इसको, चलो कुछ लिख लो पहले, मैं रियली में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता हूं। लिखें आप, पहला पॉइंट लिखिए, नागरिक अधिकार पत्र की अवधारणा, नागरिक अधिकार पत्र की अवधारणा, पहला पॉइंट ये लिख लीजिए, नागरिक अधिकार पत्र की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। नागरिक अधिकार पत्र की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। इसी में लिखिए, इसी में लिखना, विश्व का पहला नागरिक अधिकार पत्र, विश्व का पहला नागरिक अधिकार पत्र 1991 में, 1991, 1991 में इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर, इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा निकाला गया था। विश्व का पहला नागरिक अधिकार पत्र इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा 1991 में निकाला गया था। 1991 ध्यान रखना, इंग्लैंड ध्यान रखना, और जॉन मेजर का भी नाम ध्यान रखना, ठीक है। जॉन नहीं है, ये जॉर्ज मेजर है। ये वो फर्क पड़ा उससे जो मैंने अभी आपको कहा था। जॉर्ज मेजर, सुनना जरा, है क्या कॉन्सेप्ट। नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है? आप यदि किसी सरकारी संगठन में जाते हैं, हमारे सरकारी संगठनों की स्थिति क्या है, हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन से कमरे में, कौन से चैम्बर में कौन सा अधिकारी बैठता है। एक बेचारा जो साधारण इंसान है, जिसको प्रशासनिक मामलों की ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर आप गांव से आते हैं, रामगढ़ जैसलमेर से आते हैं, जोधपुर में किसी सरकारी कार्यालय में काम से आए, आपको मालूम ही नहीं है कि जो काम आप लेकर आए उसमें एप्लीकेशन देने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में डालने हैं, कोई जानकारी नहीं है। कितनी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रक्रिया क्या है, इसकी जानकारी नहीं है। किस अधिकारी से बात करनी है, इसकी जानकारी नहीं है। कौन सा अधिकारी कहाँ बैठता है, इसकी जानकारी नहीं है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, इसकी जानकारी नहीं है। और अधिकारी सही ढंग से अगर काम नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी शिकायत कहाँ करोगे, कोई जानकारी नहीं है। जानकारी का अभाव हिंदुस्तान की समस्याओं का 90% कारण है। लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, समुचित जानकारियां नहीं है। इंग्लैंड का एक गजब का कॉन्सेप्ट है नागरिक अधिकार पत्र। कहता क्या है, जरा कल्पना कीजिए, आप किसी एक बहुत बड़े सरकारी संगठन में जा रहे हैं जो 4-5 बीघा 6 बीघा जमीन में फैला हुआ है, बहुत सारे उसमें चैम्बर्स हैं। जैसे ही उसके अंदर एंट्री करते हैं, एक कल्पना कर रहा हूं, जैसे ही उसमें एंट्री करते हैं तो आपके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, अगर आपको पानी का कनेक्शन लेना है तो इसकी फाइल चैम्बर नंबर 7 में जमा होगी। पानी के कनेक्शन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। वहां पर फला अधिकारी बैठता है, अधिकारी के बैठने का टाइम 10 से लगाकर 5 बजे तक है, लंच का टाइम ये है, उसके टेलीफोन नंबर ये है, और वो यदि अपने पद पर नहीं पाया जाता है, इसकी शिकायत यहां की जा सकती है। अगर ये जानकारी मिल जाए तो मेरे हिसाब से आधी समस्याओं का समाधान हो सकता है। नागरिक पत्र इसी प्रकार की सूचनाओं को देने वाला पत्र है। लिखिए जरा, नंबर 2 लिखे, किसी भी सरकारी, किसी भी संगठन के उद्देश्यों, कॉमा, कार्यों, सब कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ मिलेगा। किसी भी संगठन के उद्देश्यों, कॉमा, कार्यों, कॉमा, कार्य प्रणाली, प्रोसीजर क्या है, कार्य प्रणाली, उद्देश्यों, कार्यों, कॉमा, कार्य प्रणाली, कॉमा, संबंधित अधिकारी तथा शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी देने वाला पत्र
शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी देने वाला पत्र, शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी देने वाला पत्र नागरिक अधिकार पत्र कहलाता है। शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी देने वाला पत्र नागरिक अधिकार पत्र कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट आया क्यों? ये कॉन्सेप्ट के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। इंग्लैंड में एक प्रधानमंत्री हुआ करती थी, ये जो जॉर्ज मेजर है, इससे ठीक पहले इंग्लैंड की एक प्रधानमंत्री हुआ करती थी जिसे दुनिया भर में आयरन लेडी के नाम से जाना गया, मार्गरेट थैचर। ये मार्गरेट थैचर 1980 से लगाकर 90 तक इंग्लैंड की प्रधानमंत्री रही है। मार्गरेट थैचर ने इंग्लैंड में इस बात को महसूस किया कि इंग्लैंड की सरकार घाटे में चल रही है। जब उन्होंने पता लगाया कि घाटे में क्यों चल रही है, तो मालूम पड़ा कि सरकारी अधिकारी और जो कर्मचारी है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का भार सरकार पर बहुत ज़्यादा, उनको तनख्वाह देनी पड़ती है, उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है और आउटपुट कुछ भी नहीं है। मार्गरेट थैचर ने उस समय इंग्लैंड में बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए। पहला सुधार, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की नई भर्ती नहीं की जाएगी, एक। दूसरा, अधिकारियों को वीआरएस दे दो, अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको कह दीजिए कि आप रिटायरमेंट की स्कीम के तहत अंतर्गत आते हैं, आप वीआरएस लेकर अपने घर जाइए। तीसरा, अधिकारियों को अब कह दीजिए कि आप ढंग से काम करेंगे तो ठीक, क्योंकि नई भर्तियां होगी नहीं, और नई भर्तियां हम लोग कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या करना है कि हमको एक बिजली विभाग में एक अधिकारी चाहिए, हम लोग एक एप्लीकेशन निकालेंगे, 1 साल के लिए बिजली विभाग में इंजीनियर की जरूरत है। कोई आना चाहता है कि हाँ सर मैं आना चाहता हूँ, कितने हज़ार लोग 1 साल के? सर मैं 5 लाख रुपए लूंगा। ओके, ध्यान रखना, बिजली का एक भी प्रॉब्लम आई उस दिन आपकी छुट्टी हो जाएगी, तनख्वाह इतनी काट दी जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां होने लग गई, सरकारी नौकरियों की संख्या कम होने लग गई। इंग्लैंड में इस कॉन्सेप्ट को कहा गया थैचरवाद। एक, जब इंग्लैंड में थैचर प्रधानमंत्री थी, उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे रोनाल्ड रीगन। उन्होंने भी थैचर के इस कॉन्सेप्ट को अपनाया। उन्होंने भी अमेरिका के प्रशासन में सुधार करने के लिए जो सुधार किए उसको अमेरिका में कहा रीगन की इकोनॉमिक्स, यानी रिग्नोमिक्स। एक तो बात है ये दोनों बातें आपको लिखनी है। दूसरा, थैचर और रीगन दोनों ने इस बात को महसूस किया कि ये जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी है, ये आउटपुट कुछ भी नहीं देते, कोरा इनपुट ही इनपुट जा रहा है, रिजल्ट कुछ भी नहीं है। और दूसरा, उन्होंने इस बात को भी महसूस किया कि ये जनता के प्रति थोड़े भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल है। और उन्होंने इस बात को भी महसूस किया कि जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी है उनमें एक अजीब प्रकार का ईगो पाया जाता है। जनता से दूर रहना, जनता से सीधे मुंह बातचीत नहीं करना, अपने खुद की एक अलग क्लास बना के रखना, इनमें एक प्रवृत्ति पाई जाती है। बुचानन और मिशेल नाम के 2 विद्वान आए, उन्होंने कहा प्रशासनिक अधिकारियों की ये जो प्रवृत्ति है, उनमें जो ये जो टेंडेंसी पाई जाती है, उसका उन्होंने नाम दिया एडमिनिस्ट्रेटिव इगोइज्म, प्रशासनिक अहमवाद, जनता से दूर रहने की प्रवृत्ति। कहा इनको सुधारो। कैसे सुधारो? तो बहुत सारे सुधार किए। थैचर का जब कार्यकाल कंप्लीट हुआ तो मेजर तो लेकर आए नागरिक अधिकार पत्र का कॉन्सेप्ट। लिखें जरा, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए। मार्गरेट थैचर, ऐसा लिखना, इंग्लैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, जल्दी से लिख लीजिए, इंग्लैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर द्वारा इंग्लैंड की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर द्वारा इंग्लैंड में किए गए प्रशासनिक सुधारों को, इंग्लैंड में किए गए प्रशासनिक सुधारों को थैचरवाद, इंग्लैंड में किए गए प्रशासनिक सुधारों को थैचरवाद तथा अमेरिका के राष्ट्रपति, ये पूरे दुनिया में एक साथ में हो रहा है, इवन सोवियत संघ में भी होगा, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति अपनाई जाएगी, तथा अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा किए गए सुधारों को, रोनाल्ड रीगन द्वारा किए गए सुधारों को रिग्नोमिक्स, रीगन की इकोनॉमिक्स, रोनाल्ड रीगन द्वारा किए गए सुधारों को रिग्नोमिक्स कहा जाता है। रिग्नोमिक्स कहा जाता है। मैंने कहा ना, सोवियत संघ भी इससे अछूता ना रहा।
सोवियत संघ में भी इस प्रकार के प्रशासनिक सुधार किए गए जिन्हें ग्लासनोस्ट और पेरेस्त्रिका कहा जाता है। इतना अपने लिखने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका में इनको रिग्नोमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, बुचानन। बुचानन व मिसेल। बुचानन व मिसेल ने बुचानन व मिसेल ने प्रशासनिक अहमवाद, बुचानन व मिसेल ने प्रशासनिक अहमवाद का सिद्धांत दिया था। प्रशासनिक अहमवाद का सिद्धांत दिया था। प्रशासनिक अहमवाद का सिद्धांत दिया था। प्रशासनिक अहमवाद का मतलब समझ गए आप? नाम से स्पष्ट है, इगोइज्म, जनता से दूर रहने की प्रवृत्ति। ये तो है इंटरनेशनल लेवल की बात। भारत में एक एनजीओ है, बहुत बड़ा नाम है उसका, हमने शायद चर्चा भी की है, कॉमन कॉज। 1994 में कॉमन कॉज पहला संगठन बना जिसने नागरिक अधिकार पत्र की मांग रखी। लिखिए जरा, 1994 में कॉमन कॉज ये एक एनजीओ का नाम है, बहुत बड़ा नाम है, PUCL, ADR, कॉमन कॉज, MKSS, परिवर्तन, ये सब नाम पता रहने चाहिए। 1994 में कॉमन कॉज द्वारा भारत में नागरिक अधिकार पत्र की पहली बार मांग की गई। नागरिक अधिकार पत्र की पहली बार मांग की गई। रुकना जरा, 1996 में दिल्ली में भारत के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन हुआ। मुख्य सचिवों के सम्मेलन में इस मांग को फिर दोहराया गया। नेक्स्ट लिखिए, 1996 में दिल्ली में आयोजित 1996 में दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन तथा 1997 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, 1996 में मुख्य सचिवों के सम्मेलन तथा 1997 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी इस मांग को रखा गया। नागरिक अधिकार पत्र जारी कीजिए, लोगों को बताइए उनके अधिकार क्या है, लोगों को बताइए संगठन की प्रक्रिया क्या है, अधिकारियों के बारे में जानकारी दीजिए। लेकिन मांगों को अनसुना कर दिया गया, किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वर्ष 2011 में जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 3 बड़े बिल लाए, और अगर तीनों बिलों को वो पारित समय पर कर देती तो शायद कांग्रेस की ये स्थिति नहीं होती। तीनों बिल कांग्रेस की सरकार के समय लाए, तीनों बिल कांग्रेस की सरकार ने पारित भी किए, लेकिन लागू नहीं करवा पाए। एक बिल विसल ब्लोवर के संदर्भ में था, बात हम लोगों ने की। एक बिल लोकपाल के संदर्भ में था, बात हम लोगों ने की। और एक बिल था नागरिकों के अधिकारों के संदर्भ में। आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, सरकार कानून बनाकर आपको इस बात की गारंटी देती है कि आप हमारे यहां पर आइए, हमारी जो सेवाएं हैं हम आपको सेवाएं इस अवधि में उपलब्ध करवाएंगे। अगर हमने इस अवधि में सेवाएं आपको उपलब्ध नहीं करवाई तो आप क्या कर लेना, हमारे खिलाफ में केस कर देना। ऐसे कभी हो सकता है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको पानी का कनेक्शन चाहिए तो आप फाइल लेकर जाते हैं वाटर वर्क्स के डिपार्टमेंट में, फाइल हमारी 6-6 महीने तक पड़ी रहती है, कोई किसी पे ध्यान ही नहीं देता। सरकार आपसे वादा कर रही है कि पानी का कनेक्शन चाहिए 3 दिन में उपलब्ध करवाएंगे, नहीं दिया यहां शिकायत कीजिए। और शिकायत जब करोगे तो संबंधित अधिकारी जो दोषी है उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लाकर नागरिकों को अधिकार देने की ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग नागरिक अधिकार पत्र कहते हैं। दिसंबर 2011 में इस संदर्भ में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने एक बिल लाया, लेकिन पारित नहीं करवा पाए। दिल्ली भारत का पहला राज्य है जहां पर नागरिक अधिकार के संदर्भ में कानून बनाया गया। लिखिए,
दिल्ली भारत का पहला राज्य है जहां वर्ष 2011 में, दिल्ली भारत का पहला राज्य है जहां वर्ष 2011 में नागरिक पत्र के संदर्भ में, नागरिक अधिकार पत्र के संदर्भ में, दिल्ली भारत का पहला राज्य है जहां वर्ष 2011 में नागरिक अधिकार पत्र के संदर्भ में कानून बनाया गया। नागरिक अधिकार पत्र के संदर्भ में कानून बनाया गया। सुनना जरा, नागरिक अधिकार पत्र के संदर्भ में कानून बनाया गया। कितना बढ़िया सिस्टम है अगर लागू कर दिया जाए। सरकार कौन कौन सी सेवाएं लोगों को उपलब्ध करवाती है इसकी जानकारी देगी, सेवाएं कितने दिनों में उपलब्ध करवाएगी इसकी जानकारी देगी, और अगर उपलब्ध नहीं करवाई तो उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की जा सकती है, ये सारी जानकारी देना नागरिक अधिकार पत्र है। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां अगस्त 2010 में सरकार के द्वारा लोक सेवाओं की कानूनी गारंटी दी गई है। हम इतनी अवधि में आपको सेवा उपलब्ध करवाएंगे, हम आपको लिख कर देते हैं, कानून पर लिख कर दे दिया। मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट, सेकेंड वॉज द पंजाब एंड राजस्थान इज थर्ड स्टेट। लिख लीजिए, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां अगस्त 2010 में, जहां अगस्त 2010 में, जहां अगस्त 2010 में कानून बनाकर लोक सेवाओं को उपलब्ध करवाने, कानून बनाकर लोक सेवाओं को उपलब्ध करवाने, लोक सेवाओं को उपलब्ध करवाने की गारंटी दी गई है। लोक सेवाओं को उपलब्ध करवाने की गारंटी दी गई है। लोक सेवाओं को उपलब्ध करवाने की गारंटी दी गई, गारंटी दे दी। अपना आप में बहुत बड़ी स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है। पंजाब सेकंड था, आ जाते हैं राजस्थान पर। नेक्स्ट लिखिएगा, राजस्थान, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में शुरू कीजिए। राजस्थान, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी, लोक सेवाओं की गारंटी, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2011, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, राजस्थान लोक सेवाओं या लोक सेवा की गारंटी अधिनियम 2011 लिख दिया, कॉमा डाल के लिखिए 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ। राजस्थान लोक सेवा की गारंटी अधिनियम 2011 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ। इसी में लिखिए, इसी में लिखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत 15 विभागों की 108 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था लिखना। 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था। 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था। नोट डाल के लिखिए, वर्तमान में इसमें 18 विभागों की 153, वर्तमान में इसमें 18 विभागों की 153 सेवाओं को शामिल किया गया है। 18 विभागों की 153 सेवाओं को शामिल किया गया है। 18 विभागों की 153 सेवाओं को शामिल किया गया। सब कुछ लिख दिया चार्टर बनाकर। बिजली का कनेक्शन इतने दिन में, टेलीफोन का कनेक्शन इतने दिन में, पानी का कनेक्शन इतने दिन में, ओबीसी का सर्टिफिकेट इतने दिन में, पेंशन इतने दिन में, एप्लीकेशन देने के बाद में आपको इतने दिन में सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। हर सेवा के दिन फिक्स कर दिए। आप कहेंगे नहीं उपलब्ध करवाई तो राजस्थान भारत का पहला राज्य है जहां पर निर्धारित अवधि में यदि आपने लोक सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाई तो 500 रुपए से लगाकर 5000 रुपए तक का जुर्माना संबंधित अधिकारी पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, निर्धारित अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने पर, निर्धारित अवधि में
सेवा उपलब्ध नहीं करवाने पर, निर्धारित अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने पर, निर्धारित अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने पर न्यूनतम 500 तथा न्यूनतम 500 तथा न्यूनतम 500 तथा अधिकतम 5,000 रुपए का जुर्माना, अधिकतम 5,000 रुपए का जुर्माना दोषी अधिकारी पर लगाया जा सकता है। दोषी अधिकारी पर लगाया जा सकता है। किसी को आइडिया नहीं है कि ऐसा कोई कानून भी बना हुआ है? आइडिया था क्या आपको? 2 जनों को था। बहुत बढ़िया। नहीं, क्या बढ़िया, 2 जनों को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं या 2 जनों का ये एक कमेंट है? ये बहुत खराब बात है कि हम लोगों को आइडिया ही नहीं है, जबकि हम लोग सारे वे लोग हैं जिनको जागरूक नागरिक कहा जा सकता है। क्या लिखा? 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए। राजस्थान पहला राज्य है जहां पर, राजस्थान पहला राज्य है जहां पर इस संदर्भ में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान पहला राज्य है जहां पर इस संदर्भ में